नमस्कार दोस्तों, मिश्रा सर आरा वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है डाटा इंटरप्रिटेशन से, यानी DI सेक्शन से दिया गया है। इसमें दिया गया है कि यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय के प्रतिशत में निरूपित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जबकि परिवार के कुल आय 33,650 रुपया है और इस प्रकार से आपके पास कुछ डाटा दिए गए हैं ABCDEF कर। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए डाटा इंटरप्रिटेशन से, तो आपके पास जो वैल्यू दिया रहे 33,650 रुपया जो दिया गया है, इसका हमेशा आप प्रयास करोगे कि 1% निकालने का। जैसे आपके पास 33,650 रुपया दिया गया है, ये जो वैल्यू होगा वो 100% का मान होगा 33,650 रुपया। तो आप इसका 1% निकालिएगा हमेशा। 1% जब निकालते हैं तो 33,650 का 1% 10% हो जाएगा 3,365 रुपया, और 1% निकालिएगा 336 रुपया 50 पैसा। ये आप काम कर छोड़ दीजिएगा। 33,650 का 1% निकालिए 336.50 पैसा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो डाटा दिया गया है बारी बारी से, ये डाटा को आप क्या करें कि एक साथ कलेक्ट कर सबको लिख लें, या इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है और उसके अनुसार बैक होकर हम लोग काम करेंगे इस पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, घर का प्रति माह किराया क्या है। घर का प्रति माह किराया क्या है और घर के बारे में दिया गया है क्वेश्चन में। तो घर का देख लेते हैं परसेंटेज क्या दिया है क्या नहीं दिया है। घर का परसेंटेज जो दिया गया पहला क्वेश्चन में, घर का किराया है आपके पास B डाटा दिया गया है। पहला क्वेश्चन में B डाटा जो है घर के बारे में दिया गया है, और घर का परसेंटेज जो दिया गया 18%। 18% आपका घर का डाटा है, तो आपके पास 18% B बराबर हो जाएगा, और 18% का 18 गुना 1% का मान हुआ है 336.50। इसको लिख लेते हैं। अब इसको गुना कराते हैं आप, तो ये 18 को 0 से गुना कराएंगे 0 हो जाएगा, फिर 18 5 90 हो जाएगा, 0 हो गया, फिर 18 छक 108, 108 प्लस 9 आपके पास हो जाएगा 108 प्लस 9 117 की 7 कैरी किया 11। अब देखेंगे क्या कि जैसे ही इकाई अंक पर 7 आया, ऑप्शन में चले जाएंगे इकाई अंक पर 7 कहाँ आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पर इकाई अंक पर 7 आया है, इसलिए आपके पास 6,057 हो जाएगा। अब ये नहीं कि पूरा संख्या को गुना करा रहे हैं और पूरा डाटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर जाकर आंसर निकालेंगे, नहीं। आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पर भी एकदम निगाह बना कर रखें। और DI का खेल जो है, ये आपके पास कितना प्रैक्टिस करें वो मायने नहीं रख रहा है इस पर। DI का जो क्वेश्चन होगा, आप नंबर पर कितना पकड़ बनाए हुए हैं, और नंबर को आप कितना अधिक से अधिक ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, या नंबर के साथ किस प्रकार से खेलते हैं आप, वो मायने रखता है DI का सलूशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हुआ 6,057 रुपया। अब इसके पास DI में आपके पास जो दिया गया होगा दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिर बैक से आकर देखेंगे कि उसका किसके लिए डाटा बोल रहा है आपके पास। भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत। दूसरा क्वेश्चन जो है भविष्य निधि के बारे में बोल रहा है आपके पास।
तो देख लेते हैं भविष्य निधि का परसेंटेज क्या दिया है क्या नहीं दिया है। भविष्य निधि के बारे में देख रहे हैं इस क्वेश्चन में। भविष्य निधि नीचे है आपके पास, एफ के लिए आया है। एफ का परसेंटेज दिया गया है आपके पास 12%। जैसे ही 12% दिया गया है तो हम अपने 12% पर आ जाएंगे। 12% लिख लेते हैं यहाँ से। और भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत होगी, और ये जो डाटा दिया है मंथली बचत के बारे में दे रहा है। तो अब बताइएगा 12% तो 12 गुना 1% के लिए निकला हुआ है 336.5, और ये तो 1 महीना के लिए होगा, लेकिन 1 साल के लिए होगा। फिर 12 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो 144 हो जाएगा। 144 गुना 336.5, इसको जब मल्टीप्लाइड कराते हैं तो आपके पास हो जाएगा 144 336.5 को मल्टीप्लाइड कराइएगा तो आपके पास हो जाएगा ये 144 जीरो हो जाएगा, यहाँ से 4 25 का 24 2 26 हो जाएगा। यानी कि आपके पास 6 होना चाहिए, ये नहीं होगा आपके पास, ये नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन या तो आपके पास फर्स्ट जाएगा, नहीं तो 3 जाएगा। ऐसे भी सोचिए 140 रहा था, 14 42, 42 से ऊपर हो जाएगा आपके पास 14 42 के अनुसार। 42 से जैसे ऊपर होगा तो 42 से और थोड़ा सा बड़ा डाटा आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 48,456। 48,456, लेकिन दशमलव के बाद जीरो आया है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 48,456 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का सॉल्यूशन रहा। अब तीसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्या दिया गया है आपके पास। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये दिया गया है आपके पास भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि। भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराया। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती दिया गया है, घर का किराया। ये देखते हैं इसका परसेंटेज क्या दिया गया है। भविष्य निधि में भविष्य निधि में के रूप में बचत दिया गया है एफ के लिए, और एफ आया है आपके पास 12%। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो रहा है। एफ के लिए हो जाएगा 12%, और आपके पास घर का किराया के बारे में बोला गया था। घर का किराया आपके पास बी नंबर दिया गया है, तो बी के लिए हो जाएगा आपके पास 18%। दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 30%। जैसे ही आपके पास 30% हो गया, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपके पास। भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल मासिक आय बचती है। अब बताइए 30% तो उसने दे दिया, तो बचत कितना का हुआ होगा 70%। 70% के लिए हो जाएगा, आप कह सकते हो 70 गुना 1% का मान हो जाता है आपके पास 336.5। जैसे 336.5 हो गया तो ये 7 से गुना कराएंगे, 7 5 35 हो जाएगा, और 7 42 3 45, ये हो जाएगा 55 देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों में आ रहा है। फिर आपके पास 17 का 21 4 25, 555 होना चाहिए। 555 देख रहे हैं ऑप्शन में, मात्र एक ही जगह आ रहा है 23,555। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। हमेशा डीआई जब भी बनाइए, डीआई बस आपका
नंबर का खेल है। नंबर के खेल को समझिए कि DI में क्या डाटा आ रहा है, क्या डाटा नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रति माह व्यय की जाने वाली धनराशि। परिवार द्वारा भोजन पर चाहिए और मनोरंजन पर चाहिए। भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रति माह व्यय। तो देख लेते हैं भोजन और मनोरंजन का कितना दिया गया है आपके पास। भोजन और मनोरंजन पर भोजन के लिए A है और मनोरंजन के लिए C है। तो आपके पास भोजन के लिए हो गया, मनोरंजन के लिए C हो गया। तो A और C के लिए दिया है, A का मान दिया गया है 25% और C का मान दिया गया है आपके पास 9%। दोनों को जोड़ लेंगे, 25% 9% हो जाएगा आपके पास 34%। ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास 4 नंबर। ये 34% हो गया। 1% का मान जानते हैं आप, 34 गुना 1% का मान दिया गया है 336.50। अब इसको मल्टीप्लाइड कराते हैं, ये तो 0 होगा ही होगा। 34 को 5 से मल्टीप्लाइड कराते हैं, 34 को 5 से मल्टीप्लाइड करा देंगे तो 30 5 150 और आपके पास हो जाएगा 5 का 20 170। 170 का 0 हो जाएगा। कैरी किया आपके पास 17। फिर 34 को 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 6 का 24, 4 इकाई अंक पर और कैरी किया था 7, 7 4 11। इकाई अंक पर 1 चाहिए और ये दशमलव के बाद डबल 0 तो कैंसिल हो जाएगा। इकाई अंक पर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास 2 हो जाएगा। 11,441 रुपये आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिएगा कैसे किया गया। 34 को 0 से गुना कराएंगे तो 0 होगा ही होगा। 34 5 3 15 5 का 20 यानी 170। 170 के 0 हो जाएगा। कैरी किया आपके पास 17 कैरी किया तो इकाई अंक पर 7 तो होगा ही होगा। फिर 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 का 24, इकाई अंक पर 4 और कैरी किया 7, उसका 7 4 11 हो जाएगा। 11 की 1, इकाई अंक पर 1 चाहिए था, ऑप्शन 2 में इकाई अंक पर 1 दिया गया है। आपके पास ये वाला आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। DI का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। आप सोचेंगे कि DI को पूरी तरह से हम कितना भी प्रैक्टिस कर ले उस पर काम नहीं चलेगा। आप नंबर पर कितना पकड़ बनाए हुए हैं उस पर आपका निर्भर कर रहा है क्वेश्चन, कि किस तरह से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और कितना कैलकुलेशन पर आपका पकड़ बनाए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि परिवार में बच्चे न होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रति माह परिवार की बचत राशि क्या होती। बच्चे के लिए है और भविष्य निधि के लिए है। बच्चे और भविष्य निधि के लिए देख रहे हैं आपके पास जो दिया गया है, बच्चे के लिए यानी कि D दिया गया है और भविष्य निधि के लिए दिया गया है F। D और F की बात है। D और F के लिए D और F की बात करते हैं तो D हो जाएगा आपके पास 23 और F हो जाएगा आपके पास 12। तो 23 12 हो जाएगा आपके पास 35% हो जाएगा। 35% गुना 1% का मान दिया गया है 336.50। अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0 तो होगा ही होगा। 35 5 50 25 15 150, 50 25 175, 175 की 5, फिर कैरी किया 7, फिर आपके पास ये हो जाएगा 35
यानी 6 5 30, 0 कैरी किया 7, फिर 7 होना चाहिए, यहाँ पर 7 हो गया। ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, तीनों ऑप्शन में आया हुआ है, यानी कि कैलकुलेशन का थोड़ा पार्ट ज़्यादा हो गया यहाँ पर। जब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं आपके पास 35 336.50 को यहाँ से हो जाएगा आपके पास, फिर आपके पास 35 दिया इतना हो जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाइड किए हैं, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा 77, यानी कि ये वैल्यू जो होगा ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1177.50, क्योंकि डबल दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। DI जब भी बनाएं आप, DI में हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपके पास DI का क्वेश्चन आ रहा है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं DI का, अगर आ गया तो आप सबसे फर्स्ट क्या करोगे, 1% का मान निकालोगे। 1% का मान निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके अनुसार जो भी डाटा दिया रहेगा उस पर काम करेंगे हम लोग। और ऐसा DI का क्वेश्चन बनाने के लिए आप कितना ही प्रैक्टिस कर लो DI पर, कितना भी आपको कोई समझा दे सिखा दे, DI तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप नंबर के साथ खेलना नहीं सीखेंगे। हमेशा नंबर पर नज़र बनाए रखिए कि नंबर को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सा डाटा को उठाया जा रहा है, कौन सा डिजिट क्या दिया हुआ है, और आप इस पर कितना भी काम कर लें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब से आपका कैलकुलेशन का पार्ट मजबूत ना हो। DI का सबसे मेन अस्त्र है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के साथ साथ आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए जो DI का डाटा दिया गया है, यानी कि जो संख्या दिया गया है, डिजिट दिया गया है, वो डिजिट का कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन था आपका DI से पूछा गया प्रैक्टिस सेट 2 में, इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व किए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन सब क्या है। 5 क्वेश्चन कहा जाए DI का तो ये आपका फ्री का ही मार्क्स रहता है एग्जाम हॉल में। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है। त्रिभुज ABC DEF के समरूप हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, DEF का क्षेत्रफल उतना दिया गया है। त्रिभुज ABC का शीर्ष लंबाई 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज DEF की संगत शीर्ष लंबाई का निकालने के लिए जब आपके पास क्षेत्रफल की बात किया रहे और इसका भी क्षेत्रफल की बात किया रहे, कोई ट्रायंगल है अगर आपके पास, सपोज करो कि एक ट्रायंगल ABC है यहाँ पर और एक ट्रायंगल आपके पास DEF है। अगर आपके पास शीर्ष लंब की बात करें तो यही आपका शीर्ष लंब हो जाएगा। सपोज करो कि H1 हो गया और ये आपके पास H2 हो गया और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। जब आपके पास किसी क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया रहे तो क्षेत्रफल का जो मान दिया रहे उसको लिख लो 100 और उसका दिया गया है 49। दो त्रिभुज का कंपेयर करना है आपको, 100/49। ये क्षेत्रफल जब भी आएगा या तो आपके पास ये हाइट जो शीर्ष लंब आप बोल रहे हैं क्वेश्चन में दिया गया है ये H1/H2 का ये होल स्क्वायर होकर हुआ होगा, या आपके पास कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा साइड के बारे में दिया रहेगा। जैसे H1/H2 का होल स्क्वायर किए हुए हैं उसी प्रकार से H1/H2 साइड के लिए कर पूछेगा तो साइड का स्क्वायर कर देंगे। कभी कभार क्वेश्चन आपके पास ये पेरीमीटर कह देगा निकालने के लिए, इसका पेरीमीटर बताइए, इसका पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर भी कहेगा निकालने के लिए तो पेरीमीटर के लिए कह देगा P1/P2 का होल स्क्वायर बराबर इतना। कहने का मेरा मतलब ये हुआ जब आपके पास किसी क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया रहे तो आपके पास H1/H2 का होल स्क्वायर हो सकता है बराबर S1/H2 यानी साइड 1/साइड 2 का होल स्क्वायर हो सकता है, या आपके पास पेरीमीटर P1/P2 का होल स्क्वायर हो सकता है। जब भी होगा तो ये पूरा क्षेत्रफल का स्क्वायर के बराबर ही होगा।
तब बताओ कि जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट होगा, तो ये 100 के लिए हो जाएगा 10 और 49 के लिए होगा 7, तो ये हो जाएगा H1 बटा में। अब देखते हैं कि आपके पास ABC का शीर्षलंब दिया है 5, तो ऊपर वाला तो ABC के लिए आ रहा है, तो H1 की जगह क्या हम लोग 5 रख सकते हैं, H1 की जगह 5 रख सकते हैं। और H2 निकालना है x, तो ये कटा देंगे 5 दूनी 10 और इसको यहाँ से मल्टीप्लाइड करेंगे 2x बराबर 7 हो जाएगा, तो x बराबर बोलेंगे 7/2, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ऐसा क्वेश्चन हमेशा बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और कोई भी आने वाले समय में एग्जाम में जो भी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, वो MTS का चल रहा है या SSC GD का आने वाला है, हो सकता है कि इस पैटर्न से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट बोले हुए हैं। इस वीडियो को बार बार पॉज कीजिए, देखिए इसको क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, और उस कॉन्सेप्ट को प्रयास करो अपने कॉपी पर राइट डाउन करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण का तिगुना है, उस समबाहुभुज की भुजाएं कितनी है। देखो जी ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब तरीका से आते हैं तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस आ जाएगा, और आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो कुछ ना कुछ अलग सोचना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं कि भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, और भीड़ का हिस्सा बन जाने से थोड़े ही सफलता मिल जाएगी आपको कुछ ना कुछ हट कर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर सफलता मिलेगी। इस क्वेश्चन को बना रहे हैं आप अगर, तो बार पूरा लोग बता देंगे ऐसे करो, दिस दैट करते रहो। आप इस क्वेश्चन को चाहोगे मेंटली बनाना तो बना सकते हो। जैसे ये तिगुना कहा, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, तिगुना कहा अपने मन से 2 से गुना करा दो। जो भी क्वेश्चन इस पैटर्न से आए, कभी भी आ जाए, तिगुना कहा 2 से गुना करो, 2 जोड़ दो। हमेशा कोई भी क्वेश्चन के लिए, इसके लिए 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास 8। अगर इस क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए दोगुना कह दिया जाए, 2 से गुना करो, 2 जोड़ दो, 2 दूनी 4 प्लस 2 6। अगर आपसे कह दिया 4 गुना, तो 4 को हमेशा 2 से गुना करो, 2 जोड़ दो, 4 दूनी 8 प्लस 2 10 आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। और हाँ, ये इस चैनल को आप अपने दोस्तों को, मित्रों को हमेशा बताते रहिए, इस टेस्ट सीरीज के बारे में बताते रहिए। जो भी आपका सलूशन मिल रहा है, चाहे जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम जो भी आपके साथ काम कर रही है, तो हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग डालते जा रहे हैं। अपने दोस्तों को बताइए, बोलिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपका कुछ चला जाएगा या हमारा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर देते हैं तो आपका घर मकान बिका जाएगा या हमारा घर मकान बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे बार बार कहा जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में जो हम लोग आपको वीडियो ऐसे मिल रहा है, बहुत जल्द ही प्रयास करेंगे। इसमें आप लोग का ही सहयोग चाहिए। जितना आप लोग हमारे लिए सहयोग कर रहे हैं, इसमें फ़ायदा क्या होगा कि डायरेक्ट हम लोग लाइव क्लास से जुड़ेंगे। जो भी ये क्वेश्चन का सलूशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है, आने वाले जो सेट प्रैक्टिस होने वाले हैं, डायरेक्ट हम लोग लाइव आकर सलूशन करेंगे क्वेश्चन को। और ऐसे तो वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्रयास है मेरा कि हम लोग लाइव इसका सलूशन करें। लेकिन इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके दोस्तों मित्रों को अपने बताइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबवत त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 20√3 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन क्या होगा। देखो जी, प्रिज्म जो होता है, मान कर चलो कि नीचे जो होगा समबाहु त्रिभुज, तो ऊपर भी आपके पास समबाहु त्रिभुज होगा। जो बेस होगा वही टॉप होगा आपका। जब भी प्रिज्म की बात किया जाए, जो आपके पास बेस होगा वहीं आपके पास टॉप होगा। यानी कह सकते हो कि बेस बराबर टॉप। अब बताओ,
जब बेस और टॉप दोनों बराबर हो जाएगा तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में प्रिज्म का आयतन निकालने के लिए वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया, और वॉल्यूम निकालना होगा किसी भी एरिया के लिए। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस, और इसको हाइट से गुना कराते हैं, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट। अब बताओ एरिया ऑफ बेस तो आपके पास समबाहु त्रिभुज दिया गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस में भी है टॉप में भी, यानी कि 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए आप इसको 2 से गुना कराओगे। और एरिया ऑफ बेस क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो कि √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, और हाइट के लिए एच से इंडिकेट कर दिए 2 गुना √3/4 और साइड का स्क्वायर, साइड दिया गया है 20√3, त्रिभुज की भुजा दिया गया है 15 दिया गया है, 15 का स्क्वायर करोगे 225 हो जाएगा, और प्रिज्म की ऊंचाई जो दिया गया है 20√3, जो यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई जो होगा तो ये दिया गया है 20√3, तो 20√3 लिख लेते हैं हम। अब बताइए कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 10 कट जाएगा। अब बताना 2250 गुना 225 गुना 10 करेंगे तो 2250, √3 गुना √3 करोगे यानी कि 22×3 = 6600 से ऊपर होना चाहिए आंसर। तो 6600 से ऊपर देखते हैं तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 6750 आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये प्रिज्म से क्वेश्चन दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है। देखो ये बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट आपको बना कर रखना है, जितना अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट है उस पर फॉलो कीजिए। ये नहीं कि बार बार क्वेश्चन बना रहे हैं सोच रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 64 डिग्री, कॉस स्क्वायर 64 डिग्री, साइन स्क्वायर 26 डिग्री, टू कॉस 43 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा हिंदी वाला में क्वेश्चन थोड़ा एरर है, यहाँ पर कॉस 43 डिग्री है, कोसेक 47 डिग्री है। अब एक चीज़ बताना, एक नाम सुने होंगे आप लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है? θ1 + θ2 = 90 डिग्री। यहाँ समझना बात को जी, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। θ1 + θ2 = 90 डिग्री। अगर साइन थीटा दिया रहता है तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ हो जाएगा, और आपके पास टैन थीटा दिया रहेगा, टैन का रिलेशन कॉट के साथ हो जाएगा, और कॉसेक दिया रहेगा, कॉसेक का रिलेशन सेक के साथ हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें साइन जो 60 का मान होगा वहीं कॉस 30 का मान होगा, क्योंकि ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है, 60 + 30 90 डिग्री। अगर आपसे हम बोले कि टैन 75 डिग्री का जो मान होगा तो टैन का रिलेशन तो कॉट के साथ होगा, तो कॉट ये 75 है तो 75 को 90 बनाने के लिए 15 की ज़रूरत पड़ेगा, तो वहीं कॉट 15 का मान हो जाएगा। तो कॉसेक जब दिया गया है हम कहते हैं कॉसेक 50 डिग्री, तो कॉसेक 50 होगा तो कह सकते हो कि सेक 40 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आते हैं साइन स्क्वायर 64 डिग्री और यहाँ पर कॉस 64 है, साइन 26 है, तो साइन 26 को कॉस में चेंज करेंगे तो साइन को एक को कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस हो जाएगा, 26 को 64 लिख सकते हैं, और यहाँ पर कॉस 43 डिग्री है, कॉस 43 डिग्री है, और यहाँ पर कॉसेक 47 डिग्री है। तो कॉसेक 47 डिग्री है तो कॉसेक को हम लोग सेक में बदल देंगे तो सेक हो जाएगा आपके पास 43 डिग्री। अब बताइएगा साइन स्क्वायर 64 डिग्री दिया गया है
और cos 64 को बनाएंगे तो cos स्क्वायर 64 डिग्री हो जाएगा प्लस 2 इंटू cos 43 डिग्री है, उसको लिख लेते हैं। और आपको जानकारी होगा cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो हमको सेक थीटा चाहिए तो 1 बटा में cos थीटा बोल सकते हैं। तो वहीं इसी प्रकार से हो जाएगा cos 43 डिग्री, इससे ये कट जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये 2 गुना 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाइड करके जोड़ लेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा आपके पास 3, जो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमेशा कोशिश करें कॉन्सेप्ट को बनाए रखें, एक एक बात को ध्यान से समझें कि क्या क्या क्वेश्चन के साथ काम किया जा रहा है। और प्रयास मेरी और मेरी टीम के यही है कि जितना से अधिक हो सके सेट प्रैक्टिस आपके लिए हम लोग लेकर आएँ। और आपका आने वाला समय में SSC GD का एग्ज़ाम है और प्रयास करें कि बहुत से अधिक आपको सेट प्रैक्टिस दें और उसका सलूशन कराने के लिए प्रयास करेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। अब बताओ कि स्थिर पानी में आदमी तैर सकता है। सपोज करो कि ये रिवर है और पानी इसमें है, तो आदमी तैर सकता है, नहीं मैन के बारे में दे रहा है, या तो आदमी तैर सकता है, नहीं तो बोट तैर सकता है। आदमी तैर सकता है, नहीं तो बोट तैर सकता है। नहीं, बोट का कुछ ना कुछ स्पीड होगा। जब आदमी स्विमिंग करना शुरू करता है तो आदमी का भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है, यानी कुछ ना कुछ उसका स्पीड होगा। और उसी प्रकार से अगर बोट भी चलता है, बोट का भी कुछ ना कुछ स्पीड होगा। जब आपके पास इस पैटर्न से क्वेश्चन मिले तो आप आदमी को ही बोट बना लो, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में हम लोग का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हमेशा हम लोग का कॉन्सेप्ट माइंड बैठा रहता है बोट का, आदमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठा रहता है। तब बोट का आदमी को ही बोट बना लो। अब ऐसा नहीं कह रहे कि तुम ही बोट बन जाओ, हम कह रहे हैं क्या कि नहीं, आदमी बराबर ही बोट है। तो इसलिए हम कर ले रहे हैं क्वेश्चन को, बोट को कर दे रहे हैं, आदमी का जो स्पीड दिया वही मतलब हो गया बोट का स्पीड दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर दे रहा है पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी जो नदी में पानी है, पानी को ही हम लोग कह सकते हैं करंट भी बोल सकते हैं। करंट का जो दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब इसका बोट और करंट दिया रहता है और आपको निकालना है क्वेश्चन में क्या हो, तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होगा कि अप स्ट्रीम में, जैसे धारा अगर इधर बह रही है तो व्यक्ति को इधर तैरना है या नाव को इधर ऊपर चढ़ना है। धारा के कह सकते हैं, धारा के पूरी तरह से विपरीत। तो इसका अप स्ट्रीम निकालिएगा, अप स्ट्रीम में वेलोसिटी निकालिएगा। तो US निकालते हैं तो दोनों को घटा लेते हैं, 4 में से 2 गया 2। अगर यहीं आप डाउन स्ट्रीम में निकालते अगर कह देता कि धारा के दिशा में 10 किलोमीटर, तो आप क्या करते, दोनों को जोड़ देते। डाउन की बात करेगा, दोनों को जोड़ देना है। अप की बात कर रहा है, दोनों को घटा लेना है। अब बताइए कि अप स्ट्रीम का वेलोसिटी तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और कह रहा है कि 10 किलोमीटर तैरना है, तो टाइम चाहिए आपको, कितना समय लगेगा 10। आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस तो आपके पास 10 दिया गया है और वेलोसिटी आपके पास 2 दिया गया है, तो टाइम निकाल सकते हैं। इसलिए 10/2 कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 5 किलोमीटर, यानी कि 5 आवर हो जाएगा आपके पास। आंसर हो जाएगा आपके पास 3 नंबर। बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड एंड स्ट्रीम से दिया हुआ। बस ये मत सोचो कि क्वेश्चन में आदमी दिया है क्या दिया है। सबको बोर्ड एंड स्ट्रीम से कोई भी क्वेश्चन मिले आपके पास एग्जाम में, हमेशा आदमी को ही बोर्ड बना लो, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अब बताइए कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से व्यक्ति सवारी कर रहा है, घुड़सवारी कर रहा है, और टोटल डिस्टेंस दिया है 90 किलोमीटर। तो अब बताइएगा 90 किलोमीटर दिया गया है, 18 से भाग देते तो 5 घंटा तो इसको अवश्य लगता, अगर कहीं घोड़ा रुकता नहीं तब तो 5 घंटा लगता। अब इस क्वेश्चन में दे रहा है क्या कि प्रत्येक 7 किलोमीटर पर घोड़ा को रोकता है, और जब घोड़ा रुकता है तो उसको बदलने में 6 मिनट का समय लग जाता है, यानी रुक रहा है जहाँ पर उसको 6 मिनट का समय देना पड़ रहा है। तो अब बताइए कि 7 किलोमीटर पर रुक रहा है तो टोटल तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस था, 7 किलोमीटर पर रुक रहा है, यानी कि कह सकते हो 12×7 = 84, यानी 12 टाइम्स का स्टॉपेज ले रहा होगा व्यक्ति वो, 12 टाइम्स का स्टॉपेज लिया होगा। और एक स्टॉपेज में कितना समय बर्बाद कर रहा है? 6 मिनट बर्बाद कर रहा है। तो टोटल 12 टाइम्स रुका हुआ है, तो आप कह सकते हो कि टोटल रुका होगा 12 × 6, यानी कि 72 मिनट रुका होगा। और 72 मिनट में आप जानते हैं कि 60 यानी 72 मिनट में आप कह सकते हो कि 1 घंटा 12 मिनट होता है। आप बताइए 5 घंटा ऐसे समय लगा और 1 घंटा 12 मिनट ऐसे समय लगा, तो टोटल तो समय इसके लिए हो जाएगा कितना? 6 घंटा 12 मिनट, जो आपके पास दिया गया है 2 नंबर ऑप्शन। अब किसी बच्चे को यहाँ पर समस्या आया होगा कि 12 कैसे ले लिए, 13 क्यों नहीं लिए? कारण क्या है कि 90/7 दिया गया है, तो 90/7 करेंगे 12×7 = 84। अगर 13 बार करेंगे, 13 टाइम्स रुकेंगे तो 91 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है? 90 किलोमीटर ही दिया है, तो 13वां टाइम्स तो रुकने का सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, क्योंकि 13वां टाइम्स में तो व्यक्ति पहुंच जाएगा वहां पर, इसलिए 12 टाइम्स लिखा गया है। और एक टाइम्स में मतलब 6 मिनट रुकता है, 12 × 6 = 72 मिनट हो गया। 72 मिनट का बोल सकते हो 1 घंटा 12 मिनट, और 1 घंटा 12 मिनट के लिए ये 5 घंटा पहले से था, 1 घंटा 12 मिनट यहाँ पर हो गया 6 घंटा 12 मिनट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। अब बताना बी की तुलना में ए जो है 40% अधिक दक्ष है। 40% का मतलब होगा 2/5, अधिक दक्ष है, अधिक का मतलब होगा नीचे से ऊपर जोड़ दो 7/5, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अधिक दक्ष है बी की तुलना में। फिर अगला डाटा दे रहा है बी सी की तुलना में 20% कम दक्ष है। अब बताना 20% का मतलब 1/5, बी जो है सी की तुलना में 20% कम दक्ष है, तो मतलब कम के लिए कहा नीचे से ऊपर घटा लेते हैं 4/5। कौन कम है? बी की तुलना में सी जो है 20% कम है, तो बी तो 5 हो जाएगा, सी हो जाएगा आपके पास 4। अब इसका रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, 5×5 = 25, 5×4 = 20। अब दे रहा है क्वेश्चन में एक साथ मिलकर तीनों किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर किसी काम को तीनों 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 35 + 25, 30, 20, 50, 10, 60, 20, 80। 80 जो होगा आपके पास 5 दिन में पूरा कर रहा है। 35, 5, 40, 20, 60, 20, 80 सही है। 80 5 दिन में पूरा कर रहा है। अब ये आपके पास 80 × 5 जो होगा यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में ये अकेला ही उस काम का 70% कितने दिन में पूरा करेगा। अब बताना कि 80 × 5 टोटल है, तो एक के बारे में कह रहा 80 × 5, 70% का मतलब हो जाएगा 7/10,
और कह रहा है ए के बारे में, ए की क्षमता कितना है 35, 35 से डिवाइड करा देते हैं। ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 5 35, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 8, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 8। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। बी की तुलना में 40% अधिक दक्ष है, तो 40% का मतलब 2/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5, 7 हो गया 5 हो गया। बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, 1/5 4/5 हो जाएगा, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। इसका रेशियो निकालते हैं, 7 5 35, 5 25, 5 20, टोटल जोड़ते हैं 30 20 50, 20 70, 5 5 10 80, और तो तीनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं तो 80 × 5 टोटल वर्क हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में ये अकेला है, उस काम का 70% कितना दिन में करेगा, तो 80 × 5 70% का मतलब 7/10। एक की क्षमता कितना है 35, 35 से डिवाइड करा दिए, 7 5 35, 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0, 8 बज गए, 8 दिन आपका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला ए इसे 15 मिनट में तथा अकेला बी 40 मिनट में भर सकते हैं, तो अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लगेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी, अब देखो जी ये सब बार बार लिख रहे हैं, बार बार डाटा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अभी फ़िलहाल लिख दे रहे हैं। फिर आने वाले समय में जो सेट चलेगा आपका, उसमें और शॉर्ट से शॉर्ट बताया जाएगा आपको। अभी भले डाटा लिख कर काम किया जा रहा है। अब ए कह रहा है आपके पास 30 और बी कह रहा है 40, 40 30 10 का एलसीएम निकाल लेंगे, हो जाएगा आपके पास 120। यहाँ पर करेंगे 12 हो जाएगा, ये करेंगे 4 हो जाएगा, ये करेंगे 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में अकेले नल सी इसे भरने में कितना समय लगेगा। अब बताना, ए के लिए 4 हो गया, बी के लिए 3 हो गया, 4 3 7 चला गया, 12 टोटल है, तो सी के लिए 5 होगा, और 5 का मल्टीपल देख लेंगे 120 कितना बार में आ रहा है, 24 बार में आ रहा है, तो 24 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब जब जैसे अभी एंड कर दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा जब घर पर बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन पर, तब ये सब बारी बारी से डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही डाटा को बार बार लिखना है। ए प्लस बी प्लस, ये तो जानकारी है आपको कि ए प्लस बी प्लस ए 10 मिनट में भर सकता है, ये 30 मिनट में भर सकता है, और आपके पास बी 40 मिनट में भर सकता है। तो आप इसको मेंटली सोचने का हमेशा प्रयास करो। ऐसे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु 2:3 है। देखना जी, सुमित और प्रकाश का 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। अब देखो जी, फिर सुमित और प्रकाश नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं, क्योंकि सुमित और प्रकाश के बारे में बोल रहा है, तो 6 वर्ष छोटा है, तो यानी मतलब क्या हो, 1 यूनिट छोटा होगा। यहाँ से 1 का गैपिंग है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 6। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में 6 वर्षों के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात बताइए क्या होगा। और आपके पास क्वेश्चन में भी सुमित और प्रकाश का अनुपात ही दिया है। जब 1 का वैल्यू 6 है तो 1 1 बढ़ेगा आपके पास, इसमें 1 जोड़ देते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं, ये 3 हो जाएगा, यहाँ से ये 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास 3:4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, 2:3 है, 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया, तो करेंगे 6 दूनी 12 हो गया, 6 3 18 हो गया, फिर 6 जोड़े, फिर इसमें 6 जोड़े। ये बच्चे केवल भीड़ का हिस्सा है, ये नहीं कि इनका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, ये बस केवल क्वेश्चन बनाने का तरीका जानते हैं और सीख गए कि हाँ जी ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है। ये ज़िंदगी में कभी कुछ करने वाले नहीं हैं, ये बस केवल भीड़ का हिस्सा है, दिखाने के लिए कि हाँ हम फॉर्म डाले हुए हैं, रेलवे का फॉर्म डाले हैं, एसएससी का फॉर्म डाले हुए हैं। ये कुछ बच्चे करने वाले नहीं हैं,
ये ऐसे ही कि डालकर फॉर्म देख रहे हैं कि अपना किस्मत आजमा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात। अब बताओ, स्प्रिट और जल, स्प्रिट और वाटर नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। 3:7 है, 7:5 है। 2 है आपके पास 20 लीटर है और एक 36 लीटर है। 7 3 10 और 7 5 12। 10 12 बराबर नहीं है तो क्या करो, इसको बराबर करने के लिए 12 को यहाँ पर ला दो, 10 को यहाँ पर ला दो। अब देखते हैं क्या वैल्यू कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 12 3 36, 10 दूनी 20। 2 से मल्टीप्लाइड करा देंगे तो वैल्यू कटेगा, 6 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे 21 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 21 6 27 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। 27:29 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ए बी सी के आई का अनुपात 7:9:12। 7 9 12। ये ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया। ये आई का दिया है, यानी आई का मतलब इनकम हो गया। व्यय एक्सपेंडिचर दिया गया है, खर्च, यानी 8:9:15 दिया गया है। फिर दे रहा है क्वेश्चन में, यदि ये अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। अब बताना, ए के बारे में दे रहा है, अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, यानी 4 इनकम होगा, 1 सेविंग होगा। अब बताएं, इनकम 4 सेविंग 3, तो एक्सपेंडिचर बोल सकते हो आप कि 4 में से 1 गया 3, क्योंकि इनकम जब 4 होगा, सेविंग 1 होगा, तो 4 में से 1 हटाओगे तभी तो हमारा एक्सपेंडिचर 3 होगा। तो वहीं 3 लिख लिया गया। जब भी आपके पास इस पैटर्न से क्वेश्चन मिले तो आप क्या करो, जिसके बारे में डाटा बोल रहा है, ए के बारे में बोल रहा है ए, बी के बारे में बोला बी, सी के बारे में बोले सी, तो ए के बारे में बोला है तो ये डाटा ये है, तो ऊपर क्या करो 8 से गुना करा दो, नीचे 7 से गुना करा दो। फर्स्ट हमेशा दोनों डाटा को इक्वल करो। अगर सी के बारे में कहता तो ऊपर 15 से गुना करा दो, नीचे 12 से गुना करा दो। लेकिन यहाँ पर ए के बारे में बोला, इनकम शब्द आया हुआ है, तो इनकम यहाँ पर कितना दिया है 4, तो 4 लिख लेते हैं। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है 3, तो 3 लिख लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 17 का 21, 21 को 8 से गुना कराओगे तो हो जाएगा 168। अब देखो जी, जब आपके पास ऑप्शन बहुत बड़ा दिया रहा है, कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा रहे, तो पहले प्रयास करो कि एक ही डाटा को उठाओ, तो हो सकता है कि ऑप्शन मिल जाए आपके पास। 8 4 का 32, 32 को 7 से गुना करोगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और 17 का 21, 1 22, 224। इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, सेविंग निकालते हैं, क्योंकि बचत कह रहा है निकालने के लिए। तो बचत निकालने के लिए 224 में से 168 घटाएंगे। देखो जी, इकाई अंक पर 4 है, यहाँ पर इकाई अंक पर 8 है, तो 4 में से 8 नहीं घटेगा तो 14 में से 8 घटेगा तो 6 होगा। यानी कि ऑप्शन का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 6 से स्टार्ट होना चाहिए ए के लिए, जो 56 से स्टार्ट हुआ है। ये आपके पास 56:99:69 हो जाएगा। अब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन को हम बनाएंगे और तब देखेंगे क्या आपका आंसर होगा, क्या आंसर नहीं होगा। तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं आपको, कभी भी एग्जाम में भीड़ का हिस्सा ना बने। भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो बस खाली आपको वहाँ पर देख रहे हैं क्या कि लड़के क्या कर रहे हैं, क्या किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उससे सिलेक्शन कभी भी नहीं होने वाला है। और पूरी ज़िंदगी आप एग्ज़ाम का तैयारी करते रह जाओगे, पूरा डाटा पर काम करते रहिए, लेकिन कभी भी आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पता चलेगा क्या कि चांदी का बाल झड़ गया है, तो अभी सिलेक्शन कुछ हुआ ही नहीं है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। इसलिए कह रहे हैं बार बार कि आप क्वेश्चन में नंबर पर ध्यान रखिए, डाटा जो दिया गया उस पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 32,000 रुपये की धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक
की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। देखो जी 4 वर्ष 10% दिया गया, एसआई तो हमेशा 40% तो होगा ही होगा। टाइम और रेट को मल्टीप्लाइड कर दो, हमेशा आपका एसआई का परसेंटेज निकल जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 10% है, 10%, 10%, 10%, 10% 4 बार लिख दो, इसका सक्सेसिव निकाल दो 21 हो जाएगा, इसका सक्सेसिव निकाल दो 21 हो जाएगा। 10 10 20, 10 का स्क्वायर 100 बटा में 100, 1 हो जाएगा 21, इसके लिए भी 21। फिर इसका निकालोगे 21 21 42, 21 के स्क्वायर 441 बटा में 100, 4.41, ये हो जाएगा आपके पास 46.41%। अब कह रहा है कि इसका अंतर निकालने के लिए, तो इसका अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 6.41%। अब बताना 32,000 रुपया है, इसका 1% निकालेंगे तो 320 रुपया हो जाएगा, तो 6.41 गुना 320। अब इसको गुना कराना है आपको, ये तो 0 होगा ही होगा। 32 से कम 32, कैरी किया 3, 32 को 4 से गुना करोगे तो 32 चौका हो जाएगा आपके पास, 32 चौका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 128 और कैरी किया था 3 8, 128 प्लस 3 131, कैरी किया 13, फिर आपके पास 12 हो गया, 1 2 ऑप्शन या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। अब इसमें देखते हैं 32 को 6 से गुना करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 192, 192 में 13 जोड़ते हैं, 192 प्लस 13 तो ये नहीं होगा, 205 वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 2051। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक लिख लेते हैं, आपका आंसर हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6। देखो जी इस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन मिले 5/16 कहा निकालने के लिए और गलती से 5/6 हो गया और उसका सही उत्तर 250 अधिक था, तो 250 अधिक जो दिया रहे उसको लिख लो। अब क्या करो इस पैटर्न के लिए, ये जो आपके पास फ्रैक्शन का जब भी वैल्यू आता है तो 1 भाग का जो मान निकालते हैं वो पूरा कंप्लीट मान होता है, और परसेंटेज जब दिया रहता है तो 100% जो मान निकालते हैं वो पूरा कंप्लीट कहलाता है। तो फ्रैक्शन में 1 भाग का मान निकालना है, परसेंटेज में 100% का मान निकालना है। तो अब इसके लिए नहीं करेंगे इधर घर करेंगे, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, नहीं, डायरेक्ट क्या करो 6 5 30, 16 5 80, 80 में से 30 चला जाएगा, 80 में से 30 चला जाएगा, हो जाएगा 50, और इसके लिए 16 6 का 96 कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 250, ये कट जाएगा 5 बार में। 1 भाग का वैल्यू निकालेंगे, 96 को 5 से गुना करें, 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 480, 1 भाग ही कंप्लीट होता है आपके पास, ये आपके पास 480 रुपये आंसर हो जाएगा। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 380 आमों को कुछ लड़के और लड़कियों में बांटा गया, टोटल आमों की संख्या है 380। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लड़के और लड़कियों की संख्या 85 है, बॉय और गर्ल की जो संख्या है वो आपके पास 85 दिया गया है। प्रत्येक लड़के को 4 और प्रत्येक लड़कियों को 5। तो पूछा गया क्वेश्चन में लड़कों की संख्या क्या होगी। जब भी इस पैटर्न से क्वेश्चन मिले आपको तो आप क्या करो कि लड़की का 5 मिला है, लड़का का 4 मिला है, तो क्या करो दोनों संख्या को बराबर करो। तो मतलब क्या होगा, 5 को करना चाहेंगे 4 + 1, यानी कि इसको कॉमन करना है, बराबर करना है आपको।
तो अब बताओ कि टोटल तो लड़का लड़की मिलाकर 85 हैं, तो 85 जब होंगे तो 4 4 तो सबको मिला होगा, तो 85 को आप 4 से मल्टीप्लाइड करा देते हो तो 85 गुना 4 तो 5 चौक का 20 हो जाएगा, और 8 चौक का 32, 32 दो हो जाएगा आपके पास 34, 340 आम तो बंटवारा हो चुका है। अब बताना कि एक जो आम एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो लड़की के लिए बचा होगा, तो टोटल आम की संख्या कितना है 380, 340 आम खत्म हो चुका है, बचा कितना 40, तो 40 को तो लड़की को मिला होगा, यानी लड़की की संख्या कितना होगा 40। तो बताओ टोटल 85 दिया गया है, 85 में से 40 घटा लोगे तो क्या यहाँ से 45 निकल जाएगा, और यही तो आपके पास लड़का का संख्या निकलेगा, यही आपका आंसर हो गया। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 + 2 √ 30। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करो, 30 को √6 + √5 ब्रेक कर लो, क्योंकि 6 5 11, तो ये प्लस का साइन है तो प्लस दे दो, -1 बटा में वही बात हो जाएगा √6 + √5। अब बताओ इसका कंजुगेट करोगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, डिफरेंस कितना का है 1 का, तो इसका लिखना चाहो तो √6 + √5 माइनस, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो √6 और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो पुनः प्लस हो जाएगा, और बाटा में 1 करोगे तो 1 से किसी संख्या में भाग करोगे तो 1 ही हो जाता है, तो √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 √5 आपके पास आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल का पूर्ण संख्या में मापा जा सके। देखो जी, पूर्ण संख्या मापने के लिए कह रहा है, और उसके कह रहा है क्वेश्चन में कितनी तीनों पात्रों के डीजल की पूर्ण संख्या में मापने के लिए कह रहा है, और अधिकतम क्षमता कह रहा है निकालने के लिए। तो पहले क्या देखते हैं कि तीनों में ऐसा कोई संख्या होना चाहिए जो कॉमन निकल जाए, तो 403 में से 434 घटा हुआ 31 हो जाएगा, और देख रहे हैं कि 31 से कोई आपके पास छोटा ऑप्शन दिया नहीं है, तो 31 से ऑप्शन छोटा नहीं दिया तो इसलिए 31 लीटर ही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत ही नहीं था, फर्स्ट स्टेप पढ़ो मार दो आंसर। या इस क्वेश्चन में आप HCF भी निकालोगे, HCF निकालोगे वहीं आपका आंसर हो जाएगा। दे रहा क्वेश्चन पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्याओं का तिगुना है। पहली 3 सपोज करो कि A B C संख्या है, चौथी संख्या D है। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दोगुना है 2:1। अब बताओ 3 संख्याओं का औसत 2, तो ओवरऑल संख्या कितना होगा 3 दूनी 6 योगफल, और 1 के लिए तो 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12, 4 संख्याओं का औसत 12 है तो एक संख्या का 12 है, तो 4 से मल्टीप्लाइड करोगे टोटल योगफल हो जाएगा 48, और ओवरऑल कितना दिया 6:1 तो 7 हो जाएगा। 7 का वैल्यू 48, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 48/7। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में चौथी संख्या क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 1 का वैल्यू 48/7, तो 48/7 आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर 3 संख्या का औसत दिया है 2, तो इसलिए 6 हुआ। अगर 2 संख्या दिया रहता, 2 संख्या का औसत 2 दिया रहता तब 4 हो जाता, अगर 4 संख्या का औसत 2 दिया रहता तो 8 हो जाता। बहुत ये भी सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके पास 1/1 + 2 + 1/2 + 3 2 × 3 1/3 3 × 4 इस तरह से दिया हुआ है। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन मिले तो फर्स्ट टर्म को उठाइए और लास्ट टर्म को उठा लीजिए। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट वैल्यू, लास्ट टर्म का लास्ट वैल्यू, यानी 1/1 कर लेते हैं, 1/100 कर लेते हैं।
इसको घटाइएगा तो 99/100 हो जाएगा। हमेशा इस पैटर्न का क्वेश्चन जब भी मिले फर्स्ट टर्म का फर्स्ट वैल्यू लास्ट टर्म का लास्ट वैल्यू को उठाकर घटा लीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। नहीं 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 99/100 आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। अब बताइए, एक विद्यार्थी 56% प्राप्त किया होगा, टोटल 100% का होगा, तो दूसरा कितना का होगा? 44 का। 56 44 का आपके पास ये हो गया, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। 14 चौका 56, 11 चौक 44, अंतर कितना का हो गया? 3 यूनिट। 3 का भाग दिया है 9, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 3। 14 तिया 42, 11 तिया 33। 14 तिया 42, 11 तिया 33 आपके पास आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 42 और 33 आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके पास टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, या कह सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a² + b² + c² बराबर ab + bc + c है। जब किसी क्वेश्चन में एक कंडीशन आ जाए आपके पास, या इसी क्वेश्चन को लिखा जा सकता है a² + b² + c² -ab - bc - ca बराबर 0। या तो इसको बराबर में दिया रहेगा कभी, या माइनस में दिया रहेगा। जब भी इस प्रकार से कंडीशन आ जाए तो सबके लिए बराबर ले लो, a बराबर b बराबर c, और सबके लिए k ले लेते हैं। तो जैसे ही k लेंगे, a का भी मान k होगा, b का भी मान k होगा, c का भी मान k होगा। तो यहाँ पर इसका निकालना है a + c बटा में b, तो k + k रखोगे 2k हो जाएगा, बटा में k रखोगे k कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 2 आंसर हो जाएगा। ये आपका सेट प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन था। अब जाकर इसको पूरी तरह से सेट को बनाइए, देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या नहीं क्वेश्चन है। और जाकर इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, आप टेलीग्राम पर भी जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर इस क्वेश्चन को जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट 2 डाला हुआ है आपके पास। चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का इंतज़ार कीजिए। हो सकता है बहुत जल्द ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा देखने के लिए।